नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ग्लोबल बाजार में उथल पुथल से भारतीय बाजारों में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है और खासतौर पर फेड के ब्याज दरें बढ़ाने के बाद भारतीय बाजारों ने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि उनके निवेश का क्या होगा। क्या भारतीय बाजारों पर असर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर पड़ना तय है? ये समझना और जानना बेहद जरूरी है और आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर बातचीत आज हम करते हैं। मौजूदा निवेशक और नए निवेशकों को क्या रखनी चाहिए इक्विटी में स्ट्रैटेजी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस। क्षितिज, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका मनी गुरु में। वैसे ये तो एक्सपेक्टेड था कि फेड ब्याज दर एक बार फिर से बढ़ाएगा और आने वाले साल के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए भी ब्याज दरें बढ़ाने का ही अनुमान फेड ने जताया है, गवर्नर ने, यूएस फेडरल रिजर्व ने जताया है। अब जो बाजार में उथल पुथल का दौर देख रहे हैं, डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज से तो भारतीय बाजारों पर असर पड़ता ही है, पर निवेशकों के मन में भी काफी ज्यादा उथल पुथल हो जाती है कि क्या उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए, क्या कुछ स्टांस बदलना चाहिए या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरह रखनी चाहिए जिससे कि बाजारों का असर कम से कम उनके पोर्टफोलियो पर पड़े। इसलिए मैं एक एक करके आपसे अलग हर किस्म के निवेशकों की स्ट्रैटेजी के बारे में आज जानना चाहूंगी। अब जो हो गया वो तो हो गया, हमने समझ लिया कि हाँ, ब्याज दरें बढ़ी और उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ा और पोर्टफोलियो में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हुआ होगा। लेकिन जो निवेशक थोड़ा कंजर्वेटिव है उसको ज्यादा शायद परेशानी होती है कि उनको करना क्या चाहिए। एक कंजर्वेटिव निवेशक का इस समय स्टांस क्या होना चाहिए? धन्यवाद स्वाति, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जो होना था वो तो हो गया। अब देखिए, हम अलूफ नहीं है एज इकोनॉमी एंड हम बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। जो ग्लोबल मार्केट्स में होता है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट्स के ऊपर भी पड़ता है। हमारी डिपेंडेंसी अभी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है हम, और हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन फ्लोज पे अपनी कैपिटल मार्केट को लेके भी है। और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से क्या होता है कि जब मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी जोड़ लगता है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में दिखता है, जो कि ऑफ लेट काफी हद तक इंडिया ने रेजिलियंस दिखाई है। बट हाँ, 75 बिप्स का इंक्रीज जो कल फेड ने किया है, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है, जिसको इंडिया में जैसे हमारा रेपो रेट 540 पे है, उनका कोई 325 पे हो गया है। और 4% की बात कर रहे हैं वो टर्मिनल रेट की, हो सकता है उससे ज्यादा भी करें। बट इवेंचुअली दिस वाज एक्सपेक्टेड, इट वाज इन लाइन विद व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑन द स्ट्रीट। उनको लग रहा था शायद 50 पैसा हो, बट इट वाज एक्सपेक्टेड। अब रही बात कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में क्रॉस देखने को आज मिला, चाहे वो यूरोपियन मार्केट है, एशियन है, इंडियन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है समझना कि वो एक रिटेल इन्वेस्टर को, जो म्यूचुअल फंड रूट ले रहा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल रूट ले रहा है, उसको कितना इम्पैक्ट करता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो बने रहे, बिकॉज ये मार्केट में जो जैसे वो बोलते हैं ना, स्ट्रेट लाइन अगर आ जाती है तो आपकी लाइफ लाइन खत्म हो जाती है। तो मार्केट्स का उतार चढ़ाव ही मार्केट को बनाए रखता है, ये मार्केट की खूबसूरती है। अब रही बात कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की जो आपने करी है स्वाति, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एसेट एलोकेशन में थोड़ा डिबेट कर रहे हैं अपने एंड पे, मान लीजिए अगर इक्विटी 75% एसेट एलोकेशन था, आज 80 हो गया है, तो वो अपना एसेट एलोकेशन बैलेंस कर सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में है। हैविंग सेड दैट स्वाति, इंटरेस्टिंग चीज जो निकल के आई, अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें, तो जो एक साल पहले ये ब्रॉडर इंडेक्स 23 फॉरवर्ड की पी पे था, आज वो 18-19 की पी पे है। और ये मैं टर्मिनोलॉजी म्यूचुअल फंड स्पेस में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एक साल का अर्निंग भी तो इंडेक्स का आ गया है और एक साल का रिटर्न इंडेक्स का 0 है। तो काफी इन्वेस्टर जो पिछले एक साल से जुड़े हैं उनको लग रहा होगा ये इतने ऊपर नीचे चढ़ाव आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, हमने अपनी वैल्यू -15%, -10% भी देखी है और आज भी रिटर्न ऑलमोस्ट 0 है। मैंने एफडी में रखा होता तो 6% रिटर्न आ जाता। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को आज की डेट में अगर एलोकेशन नहीं करना है और उसके पास कैपिटल पड़ा है, तो उसे बैलेंस एडवांटेज फंड रूप लेना चाहिए इस बार, और अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को नहीं छेड़ना चाहिए। बिकॉज जब मार्केट में बहुत उथल पुथल हो रही होती है, चाहे उसका कारणवश कोई भी हो, तो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको काफी हद तक शील्ड करती है कि आने वाले टाइम में क्या होगा उसको लेके। आज की डेट में समटाइम डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो आप कुछ मत करिए, फर्दर एलोकेशन अगर आप करना चाहते हैं और आप अपने एंड पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड रूप लीजिए, और अदरवाइज आप एसटीपी रूप लीजिए। ओके। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो शायद कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर आपका जो गोल है आज से 10 या 15 साल के बाद है,
तो ये सिक्लिकल जो डेवलपमेंट्स बाजार में आते रहते हैं, ऐसे तो कई रेट हाइक्स होंगे, ऐसे तो कई और टर्बुलेंट टाइम आएंगे बाजार के लिए। तो इस छोटी अवधि के उतार चढ़ाव से लंबी अवधि के निवेशक को घबराने की जरूरत शायद नहीं हो। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो अपने इस निवेश जर्नी के, इस लॉन्ग टर्म निवेश जर्नी के दौरान वो इस वक्त अपना सकते हैं? स्वाति मेघा में मुझे 4.5 5 साल आपके साथ शोज करते हो गए, मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप कितनी पॉजिटिव तरीके से निवेशकों को बता रहे हैं कि दैट ये तो मार्केट का एक अपना एक एक बिहेवियर है कि वो ऊपर नीचे जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, लॉन्ग टर्म अगर अगर आप हैं और पिछले पिछले 2 3 साल अगर देख लिए हैं तो उसने देख लिया होगा कैसे बाजार प्री कोविड 12,400 से 7,400, फिर वापस 18,400, फिर वापस 15,000, फिर वापस अब 18,000, इस लेवल पे ऊपर नीचे होता गया, पर इवेंचुअली जर्नी ऊपर की रही। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में अपनी एलोकेशन में बने रहें। साथ में जो फर्दर एलोकेशन है उनकी, उसमें इजाफा करते रहें। देखिए सबसे बड़ा रिस्क जो स्वाति आज की डेट में है, जहां इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, जहां केपेक्स की बात 13-14 साल के बाद हो रही है, चाइना प्लस वन के साथ आज यूरोप प्लस वन एडवांटेज भी कुछ सेक्टर में, केमिकल सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। तो वहां पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करने का है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने सिर्फ कंटिन्यू रखें। जो फर्दर एलोकेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 100 रुपया 200 रुपया, या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाना चाहता है, वो अपनी 3 4 अच्छी स्कीम चूज करके उसको 10 से 12 हफ्ते में वीकली एसटीपी के थ्रू एंटर करें। और और अपने पोर्टफोलियो को आप हाफ ईयरली या ईयरली रिव्यू करते रहें। दैट इज इम्पोर्टेंट। बट अदरवाइज बने रहे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वेट करें, बिकॉज आप जितना टाइम देंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही बेटर आपको रिजल्ट आके देगी। और एक निवेशक के पोर्टफोलियो में आप किस तरीके के फंड अभी देखते हैं? मतलब एलोकेशन के लिहाज से कौन से फंड्स आपको लगता है अभी एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए? सो अगर जैसे कि आपने बात करी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई है, अगर वो आ रहा है तो आई थिंक मिक्स बैग 5 से 6 फंड हम हमेशा बोलते हैं, जहाँ पे एक निफ्टी का इंडेक्स, नेक्स्ट निफ्टी या निफ्टी 50 आप ले सकते हैं। एक कपल ऑफ फोकस फंड ले सकते हैं जिसमें 3 4 फंड्स की चॉइस है आपके पास, जैसे एचडीएफसी फोकस है, फ्रैंकलिन फोकस है, डीएसपी है, कोटक है, उसमें से आप फंड चूज कर सकते हैं। एसबीआई फोकस है। साथ में 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड आप ले सकते हैं, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है। ये मेरे पसंदीदा पसंद फंड है, पर आप अपने ड्यू डिलिजेंस कीजिए, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। और साथ में आपका टाटा लार्ज एंड मिड कैप है, तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स ले सकते हैं। तो 5 6 फंड्स का अच्छा पोर्टफोलियो बना के, और अगर आपका आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा अच्छा है तो साथ में एक एक सेक्टोरल फंड, चाहे वो हेल्थ केयर फंड डाल दीजिए, या फिर आप डिजिटल फंड डाल दीजिए जो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, दोनों में से एक आप एलोकेशन ले सकते हैं। और उस पोर्टफोलियो को कवर आउट करके आप सिर्फ एज वेल एज एसटीपी रूट के थ्रू उसे बड़ा कीजिए। और यहाँ पे जब आप एसटीपी कर रहे हैं स्वाति, और वहां पे आपको लगता है कि किसी कारणवश मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया 5 7 10% का, मैं नहीं कह रहा हूँ मार्केट करेक्ट हो रहा है, बट किसी कारणवश वो अपॉर्चुनिटी आ गया, तो आप एसटीपी को प्रीएम करते हुए पहले ही स्विच कर दें इक्विटी में। वो आपके पास फैसिलिटी हमेशा है, आप ही का पैसा जो लिक्विड में पड़ा हुआ है वहां से स्विच कर सकते हैं इक्विटी। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप थोड़ा उस एसटीपी को फास्ट कर दें। तो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, वो जो अभी आपने एक लिस्ट ऑफ फंड्स बताया कि ऐसे फंड्स पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें एक इंडेक्स फंड है, एक फोकस कैटेगरी का फंड है, इनफैक्ट एक कॉन्ट्रा फंड आपने सजेस्ट किया है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से फंड है। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो एसआईपी रूट तो अपनाएं ही, पर एसटीपी मतलब एक मुश्त निवेश भी अगले 12 से 14 हफ्तों के लिए मार्केट के इन कंडीशंस में जारी रखें। इसका एक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि आप जब मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप आज लमसम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है मार्केट एकदम करेक्ट होती है, तो आपका जेस्टेशन टाइम जो है रिटर्न जनरेट करने का वो इंक्रीज हो जाता है। हम स्टैगर हमेशा इसलिए करवाते हैं इन्वेस्टमेंट जब मार्केट्स इतनी वॉलेटाइल हो, बिकॉज उसका बेनिफिट ये रहता है कि कल को मार्केट अगर करेक्ट भी हो रही है तो आपके पास कुछ पाउडर ड्राई पड़ा हुआ है जो आप एलोकेट कर सकते हैं जब मार्केट करेक्ट हो रही है। तो आपने अगर 12 हफ्ते में डिवाइड कर दिया अपना अपना एलोकेशन, तो मोर लेस आपने 2 महीने की वॉलेटिलिटी थ्रू कर ली उस 2 महीने के वक्त में।
सो डाइवर्सिफाई किया पहले तो 5-6 फंड के थ्रू, फिर उसे फर्दर डाइवर्सिफाई कर दिया एलोकेशन को थोड़ा डिले करके। और यहीं पर जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं आज यहाँ पर, उनको एक तो बेनिफिट मिला कि वो मार्केट से बिल्कुल बाहर नहीं बैठे हुए हैं। कल कोई कोई बड़ी बात इस होती ऐसा हो जाए कि अब जैसे न्यूज़ चल रही है कि इंडिया का बॉन्ड इंडेक्स ग्लोबल एमएससी बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा, उससे 25 to 30 मिलियन डॉलर के आसपास की लिक्विडिटी बॉन्ड मार्केट में आएगी, तो आपका रूपी स्ट्रेंथन होगा, इक्विटी मार्केट को पुश मिलेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, कल को वो न्यूज़ आ गई तो मार्केट एकदम आगे और बढ़ जाए। बट एट द सेम टाइम जब आप स्टैगर कर रहे होते हैं, कम से कम आपको पता है कि आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ एंट्री ले रहे हैं और आप इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऊपर जाए या नीचे जाए आपका एवरेजिंग होता रहता है। सिप की तरह, बिल्कुल सिप की तरह एसटीपी काम करता है। सिप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, एसटीपी आपका 6 हफ्ते से लेके 1 साल तक के लिए कुछ लोग एसटीपी करते हैं, उसके लिए एसटीपी होता है, जो आप एक मुश्त निवेश करना करके एसटीपी करते हैं। तो आपको डाइवर्सिफाई करता है और आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कराता है। एब्सोल्युटली। क्षितिज, पिछले इनफैक्ट 2 से 3 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बाजार में तेज उतार चढ़ाव भी हुआ है। हमने मार्केट्स एट लोज भी देखे हैं, मार्केट एट रिकॉर्ड हाइज भी देखे हैं। तो जब बाजार गिरावट की तरफ होते हैं, करेक्शन में होते हैं, तब आपने क्या ट्रेंड देखा है? निवेशक इच्छुक होते हैं कि हाँ, ये समय बाजार में एंट्री करने का, म्यूचुअल फंड के थ्रू एंट्री करने का ये सही समय है और इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नए निवेशकों के लिए इस टाइम पर एंट्री करना क्यों इतना ज़रूरी है? तो स्वाति, मैं पिछले कोई 18 से 20 साल से मार्केट में हूँ और 16 साल से मैं एक्टिवली म्यूचुअल फंड स्पेस पे खुद भी वर्क कर रहा हूँ और मैंने काम भी किया है। सो इनिशियली अगर आप इससे बात करें 2006-8 की, तब तो बिल्कुल बात ही नहीं होती थी। इनफैक्ट गिरती मार्केट में लोग पैसा निकाल लिया करते थे। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ज़्यादातर लोग, आप देखते थे स्कीम का रिटर्न तो आ रहा है पर क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आता था। उसे कहते हैं बिहेवियरल गैप, क्योंकि स्कीम तो हमेशा के लिए है। इट्स लाइक इंडेक्स तो वही का वही खड़ा है ना, क्लाइंट है जो अंदर और बाहर हो रहा है। तो पहले बहुत गैप था इस चीज़ का। बट जितना अवेयरनेस बढ़ रहा है, चाहे वो मनी गुरु शो के थ्रू है या रेगुलेटर सेबी के थ्रू या फिर एमफी के थ्रू है, तो काफ़ी हद तक हमने वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखा है। आज भी मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दैट गिरती मार्केट में कोई इच्छुक होता है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ बहुत इवॉल्व इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि उनको बिल्कुल सही लगता है कि आज डिस्काउंट है मार्केट पे। जब मैं बढ़ती मार्केट में लगा रहा था तो आज गिरती मार्केट में ऐसा क्या डिफरेंशिएट हो गया भाई? इवेंचुअली स्वाति, जब आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो 15, 20, 50 एक अच्छी बिजनेसेस में लगाता है। अब आप उस बिजनेस की वैल्यू, मार्केट वैल्यू किसी कारण से ऊपर नीचे हो सकती है, पर बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा होगा ज्यादातर कंडीशन में। तो मार्केट प्राइस कई और चीजों पर डिपेंड करता है। तो आज की डेट में जो बिहेवियरल एक चेंज आया है, रिडम्पशंस बहुत कम देखी हैं हमने स्पेशली। बट हाँ, इनपुट वैल्यू जब आप बात कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जहां आप बोल सकते हैं 15 से 20% क्लाइंट्स हैं जो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं और पैसा डिप्लॉय कराते हैं, गिरती मार्केट में पैसा डिप्लॉय करते हैं। तो चेंज, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, इंडिया इवॉल्व हो रहा है, इन्वेस्टर एडुकेशन में बहुत काम हो रहा है। होप सो ये चीज ट्रेंड और रिवर्सल हो। एब्सोल्युटली। एक दुविधा उन लोगों की है क्षितिज जो बस अपने लक्ष्य के बेहद करीब है, उनको टाइम हो गया है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में, लेकिन अब वो ऐसे टाइम पर फंस गए हैं जब मार्केट में करेक्शन का दौर है। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो अच्छी खासी पूंजी जुटा ली, अब क्या करें? तो ऐसे निवेशकों के लिए अभी आप सही स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह देंगे जो बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब थे लेकिन इक्विटी वैल्यूएशंस कम होने से, ज़्यादा होने से जो उनके निवेश में नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कर सकते हैं क्या? सो पहली चीज तो स्वाति, नोबडी कैन से कि ये मार्केट करेक्शन का दौर है कि कल को कोई और न्यूज आ सकती है। पर हाँ, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी कभी होता भी नहीं है। दो तरह की इसमें मैं स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने को बोलूंगा। पहली तो ये, अगर आपने लेट्स से डिसाइड किया था कि दिसंबर 2022 में आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए और आज वैल्यूएशन इसकी मार्क टू मार्केट जो है कोई 94-95 लाख रुपीज है। अगर आप उस लक्ष्य को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, वो टाइम बाउंड नहीं है, जैसे कि किसी स्कूल की या कॉलेज की फीस पे नहीं करनी है आपको, या फिर कोई इवेंट है लाइक डॉटर की मैरिज है जो उसी समय आ रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है जो आपका, या घर आपका है जो आप लेना भी डिले कर सकते हैं, अगर कोई पेमेंट लिंक प्लान आपको देना है तो अलग बात है। अदरवाइज आप थोड़ा उसमें टाइम अगर बाय कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बाय कीजिए। अगर आप इतने पास में हैं और
मार्केट मूवमेंट के कारण आपकी वैल्यूएशन डाउन है, तो आप उसमें थोड़ा टाइम इंक्रीज कीजिए अपने अपने टाइम फ्रेम को लेके, इन टर्म्स ऑफ जो आपका गोल है उसको लेके। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो एलोकेशन आपके पास आज है उसको आप 50% को लिक्विडेट कर दीजिए, चाहे वो लिक्विड फंड में रखें, और 50% को आप बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर दीजिए, इक्विटी वाला पोर्शन। उससे बेनिफिट ये होगा अगर मार्केट फर्दर गिरेगी भी यहाँ से, तो जो लिक्विडेट किया है आपका पोर्शन वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो बैलेंस एडवांटेज फंड वाला है, जब मार्केट गिरेगी तो इक्विटी का पोर्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इक्विटी एलोकेशन इंक्रीज होता है जब वैल्यूएशन मार्केट की नीचे होती है, जब मार्केट गिरती है तो वैल्यूएशन नीचे आती है। तो ये एक स्ट्रेटजी सेकेंड सेटअप जो इन्वेस्टर्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो अनिश्चित बाजार में निवेश स्ट्रैटेजी पर हमने की है खास चर्चा। निवेश बनाए रखें, एसआईपी और एसटीपी रूट का सहारा लेकर आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाजार की किसी भी उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, और अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी गोल बेस्ड जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ाते रहना है। बहुत धन्यवाद करेंगे क्षितिज। म्यूचुअल फंड गाइड में आज बात होगी टारगेट मैच्योरिटी फंड की। हाल के दिनों में हमने देखा है पैसिवली मैनेज टारगेट मैच्योरिटी फंड की तरफ निवेशकों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ा है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, इस पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेप्यूटी एमडी एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह। सर, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस खास सेगमेंट में। टारगेट मैच्योरिटी फंड को लेकर जैसा हमने शुरुआत में बताया, एक ज्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ता जा रहा है, लोगों का रुझान, लोगों की रुचि काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्या रीजन है टारगेट म्यूचुअल फंड के मैच्योरिटी फंड की इस खासियत में? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और जहाँ तक टारगेट मैच्योरिटी फंड का सवाल है, कि ये जैसे नाम से ही जाहिर है कि टारगेटेड मैच्योरिटी होती है, कि अगर आपको 4 साल के लिए पैसा लगाना है या 5 साल के लिए पैसा लगाना है, तो उतनी ही मैच्योरिटी का पेपर लेके उसमें पैसा निवेश किया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसका फायदा ये है कि आप बीच में से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। जैसे एक एफएमपी के अगेंस्ट या एफडी के अगेंस्ट अगर बात करें, तो एफडी से बेहतर एक ये इसका अल्टरनेटिव जो देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो हम एफएमपी लॉन्च करते थे उसमें लिक्विडिटी नहीं होती थी। अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा लेना बहुत मुश्किल होता था। पर ये जो नई इनोवेशन हुई है टारगेट मैच्योरिटी फंड की, खास तौर पे जिसका पैसा आमतौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या स्टेट डेवलपमेंट लोन पेपर्स पे लगता है, जो कि बहुत ही सेफ माने जाते हैं। और जो निवेशक है उसको करीब जो एफडी का नॉर्मल रेट मिल रहा है मार्केट में, उससे करीब 100 टू 150 बेसिस पॉइंट, मतलब 1 से 1.5% तक की ज्यादा रिटर्न आने की संभावना रहती है। संभावना क्या, ऑलमोस्ट पक्का ही रहता है, क्योंकि इसमें रेट पता होता है कि वाईटीएम कितना है और फंड का खर्चा कितना है, और निकाल के पूरा निवेशक के खाते में जा सकता है। ये सबसे बड़ी इसमें ये जो लचकीलापन है, उसकी वजह से लोगों के बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसमें। डीपी सर, खासियत तो बहुत है, लेकिन जो निवेशक होते हैं वो ये भी देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट में वो निवेश करने जा रहे हैं उससे उनको टैक्स का लाभ कितना ज्यादा हो रहा है। आपने एफडी से तुलना किया, आपने एफएमपी का भी यहाँ पर जिक्र किया। जो एक बहुत बड़ी खासियत है, फीचर है टारगेट मैच्योरिटी फंड की, उसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो निवेशकों को कैसा रहता है? देखिए, टैक्स बेनिफिट बहुत ज्यादा, आपने बहुत सही सवाल पूछा है इसके बारे में। क्योंकि देखिए, अगर जैसे टैक्स लॉज हैं आज की डेट में, अगर कोई निवेशक इसमें 3 साल तक निवेश करके रहता है और उसके बाद जब भी पैसा निकालेगा तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन में आज की डेट में जो मुद्रास्फीति की दर है वो भी थोड़ी बढ़ी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आज की डेट में, अगर मैं उदाहरण के तौर पे लूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अगर यील्ड 7.40 7.50 जो कि आज की डेट में मिल सकता है हमें, तो वो अगर वो चल रहा है और उसमें अगर 30 या 40 पैसे खर्चा है, तो 7% की दर से आपको उतना आपका रिटर्न मिल जाएगा। और आज की डेट में मुद्रास्फीति भी आज की डेट में वही चल रही है, 7 से 8%। अगर मैं 3 साल तक इसमें पैसा लगा के रखता हूँ और 3 साल के बाद 7% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, और उतना ही मेरे इन्फ्लेशन का रेट या मुद्रास्फीति का रेट है, तो मेरा टैक्स जो है 0 होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सपोज इन्फ्लेशन 6.5% हो, रिटर्न 7% हो,
तो सिर्फ जो 50 पैसा ऊपर का होगा उसी के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, वो भी 20%। 20% का फिक्स है, चाहे आपकी 30% की ब्रैकेट में है या 40% की ब्रैकेट में है या 20% की ब्रैकेट में है, आपको 20% ही टैक्स लगेगा वो भी। और दूसरा इसमें जो एक बहुत प्रैक्टिकली बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें एक्रूवल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर मेरी 1 साल में या 6 महीने में जैसे अगर मैं एफडी में लगाता हूँ, तो मैं उसका चाहे पैसा लूं या ना लूं, कैश फ्लो हो ना हो, एक्रूवल के ऊपर ही मेरा टैक्स लग जाता है, टीडीएस कट जाता है। म्यूचुअल फंड में कोई टीडीएस का कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई फॉर्म 26 में आपका कोई एंट्री नहीं आएगा, जो आज की डेट में हर एक जो टैक्स देने वाला व्यक्ति है उसको ये हर साल में एक फॉर्म 26 में, अगर आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर भी अगर 100 रुपए का टैक्स लगा वो भी फॉर्म 26 में आ जाता है। तो इसमें ये तो जो टैक्स के 3 फायदे हैं लचीलापन, एक तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको फॉर्म 26 वगैरह में कुछ नहीं आता और ऑलमोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न बनेगी। परंतु एक और बड़ा फायदा है, प्रैक्टिकल तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 3 साल से पहले कुछ पैसा निकालना पड़ जाए, तो आज मैंने 10 लाख रुपए टारगेट मैच्योरिटी फंड में लगा दिया और बीच में मेरे को 1 साल के बाद 2 लाख रुपए का निकालने की जरूरत पड़ी, तो क्या होगा, मैं 2 लाख रुपए जब अपना फंड में से निकालूंगा तो 2 लाख के इक्विवेलेंट अमाउंट के यूनिट इन कैश हो। तो 2 लाख अगर मेरी 7% है, अगर रिटर्न भी आई है पहले साल में, तो 1,90,000 1,95,000 तो मेरा अपना ही है। सिर्फ 7,000 के ऊपर मेरे को टैक्स देना है मार्जिनल, मेरे को 2 लाख के ऊपर नहीं देना है टैक्स, मेरे को सिर्फ 7,000 के ऊपर मेरा मार्जिनल जो टैक्स, ये बहुत बड़ा फायदा है। एब्सोल्युटली सर। और तो फायदे बहुत है टारगेट मैच्योरिटी फंड के, और जैसा आपने बताया कि ऊंची ब्याज दर पर निवेश लॉक इन करने का मौका निवेशकों के पास होता है, ऊंची ब्याज दरों के दौर में भी है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए पोर्टफोलियो में टारगेट मैच्योरिटी फंड शामिल करने का। इसकी बारीकियां बताने के लिए डीपी सर बहुत धन्यवाद करेंगे, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।